हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। मुझे विश्वास है कि आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे और हमारी वीडियो देखकर आप उसको यूजफुल बना रहे होंगे। तो ध्यान रखना, हमारी जो भी सीरीज चल रही है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, इसमें अब तक हमने भारत का संविधान से संबंधित, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान का गठन और प्रमुख ऐसे अधिनियम को अंग्रेजी शासन में चला लाए गए थे, उनको हम देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि नागरिकता से संबंधित उपबंध कौन कौन से हैं, हमने देख लिया समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया हुआ है। और आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकारों में जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर आज हम बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। मित्रों, आपको याद होगा ये प्रश्न वर्ष 2012 में थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेद होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखा, कुछ कॉमन सेंस की बातें होती हैं, हम गड़बड़ कर देते हैं कि 14 से 18 हम 4 कर लेते हैं, 19 से 22 हम 3 कर लेते हैं। तो बहुत बारीकी से कुछ इस तरह के प्रश्न होते हैं जिन्हें हमें बहुत धैर्य के साथ अटेम्प्ट करना है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19, 20, 21 और 22। देखिए हम क्या गलती कर देते हैं, हम कर लेते हैं 19, 3, 22, तो इसमें 3 अनुच्छेद होंगे, नहीं। तो याद रखना, स्वतंत्रता का अधिकार, जब भी हम लोग संविधान की बात करते हैं तो 3 जो मुद्दे हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक है प्रस्तावना, जिस पर हमने अभी 2-3 दिन पहले बात की है। प्रस्तावना के बाद में जहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं वो है अनुच्छेद 19, और उसके बाद में जो बढ़िया प्रश्न बनते हैं वो है मूल कर्तव्य। तो आज हम लोग जितनी भी हमारी क्लास रहेगी, चाहे वो 35 मिनट की हो या 40 मिनट की हो, उसमें हम केवल और केवल स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करना चाहते हैं। पहले देखें कि अनुच्छेद 19 क्या है। देखिए, आप जब भी अनुच्छेद 19 को पढ़ें तो हमेशा इसे 2 चरणों में पढ़ें। एक, अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं उनको पहले चरण में पढ़ें, और दूसरा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं उन स्वतंत्रताओं पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, उन स्वतंत्रताओं पर क्या निर्बंधन है, उन स्वतंत्रताओं की क्या सीमा है, उसे हम दूसरे चरणों में पढ़ें। हमने इससे पहले भी बात करते हुए कहा है कि दिक्कत आती है कि कैसे याद करें। तो याद करने के लिए जरूरी है कि हम उसे 2 टुकड़ों में बांट लें। अनुच्छेद 19 में बहुत सारी धाराएं हैं। अनुच्छेद 19 की जो धारा 1 है, अनुच्छेद 19(1), इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। हमारे संविधान में जो लोगों को मौलिक अधिकार दिए हैं, उन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं हैं, उन स्वतंत्रताओं का उल्लेख है अनुच्छेद 19 में। और जो 19 की सेक्शन है 19 का, वो है 1, उसमें 6 प्रकार की सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। हमको वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता पता होनी चाहिए। कारण क्या है, सीधा प्रश्न आएगा, इनमें से कौन सा स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो पहली स्वतंत्रता है वह है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम लोगों ने प्रस्तावना में पढ़ी था, उस समय भी मैंने संकेत किया था आपको, और मैंने संकेत ये किया था कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है और उपासना की है। वापस आज चला देखिए, अनुच्छेद 19(1) में भाषण व विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सीधे पूछा जा सकता है फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 19 में तो है ही, इसके अलावा प्रस्तावना में भी उल्लिखित है। आज तक तो ये प्रश्न नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न बन जाए। भाषण अंग्रेजी में है स्पीच, और वहां प्रस्तावना में विचार और इंग्लिश में थॉट, तो वहां भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यहां भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पहली बात तो ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 यानी बी, आपको बैठक करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वहां लिखा हुआ है
बिना हथियारों के, आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए, बिना हथियारों और शांतिपूर्ण बैठक करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19(1)(b) में। इसके बारे में जो स्वतंत्रता है, जब हम इसका अनुच्छेद 25 पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उस समय भी इस स्वतंत्रता का उल्लेख करेंगे। आप लोग सब जानते हैं, सिख धर्म के लोग जब गुरुद्वारा में अरदास करने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हजारों की संख्या में सिख लोग कृपाण, आप लोग जानते हैं कि सिखों के लिए कृपाण या कटार जैसा हथियार होता है, वो उनके साथ रहता है। तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हजारों की संख्या में लोग कृपाण लेकर इकट्ठे हो गए हैं, जबकि हमारी स्वतंत्रता 19(1)(b) में लिखा हुआ है, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की या बैठक करने की व्यवस्था। तो लोगों ने कहा कि जो सिख धर्म के लोग हैं वो कृपाण लेकर चलते हैं, ये एकत्रित होते हैं अरदास करते समय, तो ऐसा लगता है कि हजारों लोग हथियार लेकर इकट्ठे हैं। तो याद रखिएगा, ये स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी लोगों को अपने धर्म के आधार पर रहने का अधिकार देता है। तो स्पष्ट है कि जो धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं सिख लोग, जो कृपाण ले रहे हैं, जो उनके लिए जरूरी है, तो ये वहां पर इसके लिए निर्बंधन नहीं है। तीसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है वह है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संगठन बना सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता 19 में उल्लिखित है। तो ये तीन जो स्वतंत्रता है वो एक सीक्वेंस में है, जिन्हें आपको याद रखना है। आगे देखिए और क्या स्वतंत्रताएं हैं। आपको कहीं पर भी घूमने, कहीं पर भी रहने, घूमने फिरने की स्वतंत्रता देता है। रहने या बसने की स्वतंत्रता चौथी और पांचवी स्वतंत्रता के रूप में है। और जो छठी और लास्ट स्वतंत्रता है वो है व्यापार करने की स्वतंत्रता, वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं इनको आप याद रखिएगा। मैं इसको वापस बोलता हूँ, कौन कौन से प्रश्न बनेंगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बैठक करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, रहने या बसने की स्वतंत्रता, और लास्ट है व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसे हम मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। पहली बात तो है ये। दूसरी बात, 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हमने क्या किया, हमने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता थी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता को हम लोगों ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अब समाप्त कर दिया है। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। और आप लोग जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति प्राप्त करने का जो हमारा मूल अधिकार था उसे मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। और दूसरा, इसी संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी वह भी समाप्त कर दिया गया। तो एक ही संविधान संशोधन के द्वारा 2 काम किए गए, इसको याद रखना। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अब ये देखिए, ये तो है फैक्चुअल बात, तथ्यात्मक बात। प्रश्न क्या बन सकते हैं, किस तरह के बन सकते हैं, उसको जरा देखते हैं। पहली जो स्वतंत्रता है वो है फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण व विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया प्रश्न बनेगा वो यहाँ से क्या बनेगा, क्या कारण है, बहुत चर्चा में है ये। आपने कोई सी भी मूवी आ जाती है, कहीं कुछ ऐसे काम को घटना घट जाती है जिसके बारे में या जिससे संबंधित ये स्वतंत्रता होती है और उसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहती है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या? भाषण का मतलब तो है बोलने की स्वतंत्रता, जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, दैट इज फ्रीडम ऑफ द स्पीच। बट जो अभिव्यक्ति है दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत व्यापक शब्द है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है मैं अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर सकता हूँ, मैं अपने विचारों को गाना गाकर व्यक्त कर सकता हूँ, मैं अपने विचारों को चुप रहकर व्यक्त कर सकता हूँ,
मैं नाचकर व्यक्त कर सकता हूँ, मैं कोई कहानी लिखकर व्यक्त कर सकता हूँ, मैं किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखकर कर सकता हूँ, मैं कोई पेंटिंग बनाकर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता हूँ, कोई कार्टून बनाकर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता हूँ। तो अभिव्यक्ति काफ़ी व्यापक शब्द है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एक तो बात है ये। दूसरी बात, इससे रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। जवाब देखें आप लोगों ने सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का नाम जरूर सुना होगा। ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, इसके बारे में हमारी संसद ने वर्ष 2005 में एक कानून बनाया था, जिसे हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं स्वतंत्रता की बात करते करते राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार पर क्यों आ गया। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार और फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन यानी स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लिखित नहीं है। सूचना के अधिकार जैसा कोई भी अधिकार या ऐसी कोई स्वतंत्रता भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये कहा है कि सूचना का अधिकार इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सूचना के अधिकार का उल्लेख भले ही भारतीय संविधान में नहीं है, किंतु भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, सूचना का अधिकार उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग कैसे हो गया। देखिए, मैं कोई विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, जैसे मैं अपने चैनल के बारे में विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, या मैं और विषय में कोई विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ, या आप कोई बात कह रहे हैं, मैं आपके बारे में कोई विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपके बारे में या किसी और के बारे में जो विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, तो वो मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। मैं विचार व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के बारे में विचार कब व्यक्त करूँगा, जब मुझे उसके बारे में जानकारी हो। मोदी जी की सरकार कैसा काम कर रही है, योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है, मैं इसके बारे में विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, लेकिन विचार व्यक्त करने से पहले मेरे पास होनी चाहिए सूचनाएं। मुझे मोदी जी की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, जब तक मुझे ये मालूम नहीं होगा तब तक मैं उसके बारे में कोई विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये कहा कि सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक आवश्यक शर्त है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, सूचना का अधिकार या सूचना की स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता का भाग है। तो आप ध्यान रखना, भाषण विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है, बात एक। दूसरा, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ 12 अक्टूबर 1905। जब इस विषय पर चर्चा करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ध्यान रखें, सूचना का अधिकार संविधान में उल्लिखित नहीं है स्पष्ट रूप से, लेकिन इन है इसे माना जाता है, इसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरी बात, हमारे संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है उसकी कितनी व्याख्या की है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, कितनी डिटेल में, कितनी विशुद्ध व्याख्या की है, इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। वहां से भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। जरा देखिएगा, आप लोगों ने नवीन जिंदल का नाम जरूर सुना होगा। ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं नवीन जिंदल, और कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उस सरकार में ये मंत्री थे। ये उद्योगपति हैं नवीन जिंदल। आप कभी भी जब राजस्थान में चाकोर से दिल्ली जाएंगे तो नवीन जिंदल की आपको बहुत सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां देखने मिल जाएंगी ना। तो उनकी कंपनी में लिखा हुआ है, ध्वज लगा हुआ दिखाई देता है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। देखिए, बात 17-18 वर्ष पहले की है। नवीन जिंदल ने अपनी फैक्ट्री पर जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। कहा कि नवीन जिंदल एक प्राइवेट व्यक्ति हैं और अपनी प्राइवेट कंपनी पर, प्राइवेट फैक्ट्री पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं लगा सकते। मित्रों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर पर, अपनी फैक्ट्री पर, अपने दुकान पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराता है तो वो अनुच्छेद 19 में जो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है वो उसी के अंतर्गत शामिल होगा। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या करते हुए कहा
कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराना फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, उन स्वतंत्रताओं का उल्लेख अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दे रखा है। अब देखिए इनके ऊपर लिमिटेशंस क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं। तो मैंने पहले से ही आपको बताया है कि अनुच्छेद 19 को आप हमेशा 2 भागों में देखें, पहले 6 स्वतंत्रताएं और फिर इन 6 स्वतंत्रताओं पर कब कब किन आधारों पर रोक लगाई जा सकती है उसे पढ़ें। देखिए अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19(2) से लगाकर अनुच्छेद 19(6) तक उन बातों का उल्लेख है जिनके आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, जरा इसको सुनिएगा। अनुच्छेद 19 के संदर्भ में गलत कथनों को छाटें। प्रश्न इसके तहत सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नंबर 2, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं हैं। नंबर 3 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। नंबर 4 पॉइंट लास्ट जो विकल्प आपके सामने है वो ये है, अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताएं एब्सोल्यूट हैं, आत्यंतिक हैं, ऐसा लिखा हुआ आ सकता है। और मेरा प्रश्न ये है कि इनमें से गलत कौन सा है। मैंने लास्ट में बोला आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो एब्सोल्यूट हैं, आत्यंतिक हैं। और आत्यंतिक का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार के लिमिटेशंस ना हो। बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ये आत्यंतिक नहीं है, ये सीमाओं में बंधी हुई है स्वतंत्रताएं, इन पर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इनके ऊपर बहुत सारे निर्बंधन हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है उन निर्बंधनों का उल्लेख अनुच्छेद 19(2) से लगाकर अनुच्छेद 19(6) तक उन आधारों का, उन बातों का उल्लेख है जिनके आधार पर यह स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। आप जब भी पढ़ें मित्रों तो आप इस बात का ध्यान रखें, अनुच्छेद 19 में निरपेक्ष आत्यंतिक नहीं है। वो कौन कौन से आधार हैं, वो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट समानता स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। देश की एकता, आपकी इन स्वतंत्रताओं की वजह से देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश की सुरक्षा को यदि किसी प्रकार का खतरा पहुंचता है तो आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। आपकी इन स्वतंत्रताओं की वजह से हमारे अन्य देश के साथ जो संबंध है उनको यदि किसी प्रकार नुकसान पहुंचता है तो आपकी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। चौथा, आपकी इन स्वतंत्रताओं की वजह से अपराधों में देखो अपराधों में उद्दीपन का मतलब है कि आप किसी को बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं अपराधों में, तब भी आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। आपकी इन स्वतंत्रताओं की वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो शब्द यूज कर रखा है दैट इज पब्लिक ऑर्डर, यदि आपकी इन स्वतंत्रताओं की वजह से लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तब भी आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। आपकी इन स्वतंत्रताओं की वजह से न्यायपालिका की अवमानना होती है, न्यायपालिका की किसी प्रकार की इंसल्ट होती है, तब भी आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसा अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखें अनुच्छेद 19 जहां 1 और 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, साथ ही साथ उन आधारों का भी उल्लेख करता है जिनके आधार पर उन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जैसे किसी जगह पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, पहले यूपी में भी खूब होते थे दंगे, जगह जगह पर किसी न किसी वजह से दंगे हो जाते थे। तो कई कई दिन तक इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी जाती थी। इंटरनेट प्राप्त करना आपका अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता है। आप इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया को यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं और मैसेज करना चाहते हैं, आप मैसेज करके विचारों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन वही इंटरनेट जब हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को, क्रिमिनल हार्मोनी को नुकसान पहुंचाता है तो उन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसा अनुच्छेद 19 खुद कहता है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए अनुच्छेद 19 के बाद में हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 बड़ा सामान्य सा है, 3 बातें वहां पर लिखी हुई हैं और 3 बातों को बहुत ही एक एक करके सुनना है और आराम से इसको याद किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो जिस समय अपराध करता है, कोई भी व्यक्ति जिस समय कार्य करता है, जिस समय वो कार्य किया गया
उस समय का कानून क्या कहता है, उसी कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी। नए कानून के तहत उसे सजा नहीं दी जाएगी। कई सारे मित्रों को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। आत्यंतिक का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है एक ऐसी स्थिति जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, आत्यंतिक उसे कहते हैं। जबकि हमारी जो स्वतंत्रता है उस पर बहुत सारी सीमाएं हैं, दैट्स वाई वो है आत्यंतिक, एब्सोल्यूट नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 ये कहता है कि जो व्यक्ति है जिसने जिस समय जो अपराध किया है, जिस समय जो कार्य किया है, उस समय का क्या कानून था, उसी कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी। इस किसी नए कानून के तहत उसे सजा नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया था कि जो रैपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, और खासकर जो कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता है, ऐसे बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया। अब ये समझ लीजिए, ये प्रावधान उदाहरण के तौर पर 20 अप्रैल को मान लीजिए कर किया जाता है और कोई व्यक्ति है जिसने 20 मई, अप्रैल, मई, अब हम चल रहे हैं पीछे, 20 मई 2017 में किया और उसे पकड़ा गया और उसे बलात्कार के रूप में पकड़ा गया, वो भी बच्चों के साथ। 20 मई 2017 को जब उसने अपराध किया उस समय यह कानून नहीं था फांसी वाला, ये कानून अब आया है। आप समझ लीजिए, उसके मुकदमे की सुनवाई आज यानी 23 नवंबर को हो रही है। 23 नवंबर 2022 को उसकी सुनवाई हो रही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि चूंकि उसने अपराध वो 20 मई 2017 को किया है, उस समय का जो भी कानून था उसी कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी। नया वाला जो कानून है उस कानून के तहत उसे सजा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये होता है, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, कोई भी कानून पूर्व की तिथि से लागू नहीं होता और पूर्व की तिथि से किसी को घाटा नहीं दिया जा सकता, किसी को नुकसान नहीं दिया जा सकता। ऐसा अनुच्छेद 20 का पहली वाली धारा जो है वो कहती है। बात समझ रहे होंगे आप। अब अनुच्छेद 20 में जो दूसरी धारा है वो क्या कहती है? किसी व्यक्ति ने यदि एक अपराध किया है तो उसे सजा भी केवल एक ही दी जाएगी। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति ने यदि एक अपराध किया है तो उसे सजा भी एक ही दी जाएगी। अब देखो लिखा क्या है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जाएंगी। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये बात कही गई है। और एक इसके लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। जब हम स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, जब हमारा उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो एक उदाहरण है कि 21 मई 1991 को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। जिन लोगों ने हत्या की उन लोगों में कौन थे? आप जानते हैं, लिट्टे के आतंकवादी थे। ट्रायल कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चला। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। ये बात है लगभग 24-25 कितने साल हो गए आप लगा लीजिए। इन लोगों ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की फांसी की सजा के खिलाफ। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इनकी सजा को बरकरार रखा 1998 में। मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने बस 2004 में निर्णय दिया और उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग राष्ट्रपति को टॉपिक पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष ना सिर्फ पिटीशन यानी दया याचिका डाल सकता है। आर्टिकल 72 के तहत उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ राष्ट्रपति के समक्ष अपील की कि हमको माफ कर दिया जाए। बात है 2004 की। राष्ट्रपति जी ने इसके 7 साल बाद, सितंबर की बात है, सितंबर 2011 में निर्णय लिया और निर्णय लेते हुए कहा कि इनको फांसी मिलनी चाहिए। पता क्या हुआ? राष्ट्रपति जी के इस निर्णय के खिलाफ में इन लोगों ने वापस मद्रास हाई कोर्ट में अपील की और मद्रास हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी। और रोक लगाने का अधिकार अनुच्छेद 20 का दूसरा वाला पॉइंट है। यदि आपने अपराध एक किया है तो आपको 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर 2 सजाएं कैसे होगी? 1991 में 21 मई 1991 को हत्या करते हैं। वर्ष 2011 यानी लगभग 20 साल बाद में उन्हें फांसी की सजा आप दे रहे हैं। ये तो एक बात हुई। लेकिन जब उन्होंने हत्या की उसी दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया और वो पिछले 20 वर्ष से जेल में थे और 20 वर्ष की जेल की सजा काटने के बाद आप उन्हें फांसी दे रहे हैं।
जो इन लोगों के वकील थे उन्होंने इस तरह से अपनी बात को रखा कि 20 वर्ष की सजा हो गई, ऊपर से आप इन्हें फांसी की सजा दे रहे हो, तो ये तो दोहरी सजा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1994 में पहली बार इन्हें फांसी की सजा मिली और अभी वर्ष 2011 चल रहा है, यानी लगभग 17 वर्षों से ये मानसिक रूप से इस बात को लेकर टेंशन में थे, इस बात को लेकर तनाव में थे कि इनको फांसी मिलेगी या फिर मेंटली। आपने मेंटली इनको टॉर्चर किया, आपने मानसिक रूप से इन्हें तनाव दिया, तो एक अपराध के लिए 3 सजा। मद्रास हाईकोर्ट की इस डिसीजन में इन लोगों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई, वो इसी अनुच्छेद के आधार पर। किसी व्यक्ति ने यदि अपराध एक किया है तो उसे 2 सजाएं नहीं दी जा सकती, ऐसा अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 20 में मैंने कहा कि टोटल 3 पॉइंट है। अनुच्छेद 20 की तीसरी धारा क्या कहती है? किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। जैसे मैंने कोई अपराध किया, पुलिस मुझे संदेह के आधार पर पकड़ती है और पुलिस मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करती है और मुझे मजबूर करती है कि तुम बताओ तुमने अपराध किया कि नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 320 की धारा 3 का उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, आप लोग जानते हैं बहुत सारे आजकल साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं। नार्को टेस्ट का नाम भी आपने सुना होगा। कई बार झूठ पकड़ने वाली मशीन की भी हम लोग बात करते हैं, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं। सेल बी वर्सेस कर्नाटक स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी प्रकार के टेस्टों, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इन सारे प्रकार के टेस्ट पर रोक लगा दी इस अनुच्छेद के आधार पर, क्योंकि ये सारे टेस्ट व्यक्ति को मजबूर करते हैं खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह से रोक लगा देगा तो सुप्रीम पुलिस के लिए तो कार्रवाई करना ही मुश्किल हो जाएगा। पुलिस कैसे अपराधी से अपराध को बुलवाएगी, जबकि क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो इन सब चीज़ों के बहुत हैबिचुअल होते हैं, वो लोग तो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है, जिसको डिटेल में बात कही गई है, उसमें ये कहा गया है कि सामान्य प्रकार के नागरिकों का नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सब इस आधार पर लागू नहीं किए जा सकते। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध में अपराध किए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया है, उन लोगों के लिए ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 20 कहता है। देखिए, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा फिर तो हर फांसी की सजा दोहरी होगी। क्यों? क्योंकि जेल में तो पहले से रखा जाता है ना, सजा एकदम तो नहीं हो रही है फांसी की। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, जिसमें राजीव गांधी के बारे में निर्णय दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये जो टाइम दिया गया है 2004 से 2011, जो 7 साल का ये जो वक्त रखा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पर फोकस था कि आपने जो राष्ट्रपति जी ने हाँ या ना कहने में 7 साल का समय लगा दिया, इस वजह से ये जो आपने इतना टाइम लिया, इतना टाइम ज़्यादा हो गया। बाकी कोर्ट में जो टाइम लगेगा, जेल में जो टाइम लगेगा, उसे आप इस तरह से मत देखिए कि एक अपराध के लिए 2 सजाएं। तो जेल में तो रखना ही पड़ेगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। आप उसे खुला तो छोड़ेंगे नहीं, इसके लिए आपको ये 2 सजाएं नहीं माने जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने 7 साल ले लिए उसके लिए, तो ये तो आदमी का एक जीवन है जो उसके साथ में खिलवाड़ है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। मेरे अनुसार शायद कुछ ऐसा रहा होगा। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 बहुत साधारण सा अनुच्छेद है, और जैसा कि मैंने बोला कि आपके मन में इसका आंसर भी आया होगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 सभी लोगों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, सभी लोगों को जीने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। और मेरे हिसाब से अनुच्छेद 21 जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। जीने का अधिकार क्या है? एक भिखारी जो बाहर बैठा होता है वो भी जीता है, हम और आप लोग हैं, हम भी जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मामलों में अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिंपल जीना नहीं है, विद डिग्निटी, गरिमा के साथ जीना है। और जीने के लिए व्यक्ति को अगर शुद्ध पानी चाहिए, वो भी उसके अनुच्छेद 21 का भाग माना जाएगा। अगर रहने के लिए मकान चाहिए, आवास प्राधिकार चाहिए, तो वो भी अनुच्छेद 21 के तहत माना जाएगा। शुद्ध हवा चाहिए, वो भी अनुच्छेद 21 के तहत माना जाएगा। शुद्ध पर्यावरण चाहिए, वो भी अनुच्छेद 21 का भाग माना जाएगा।
तो देखिए इस संबंध में कुछ मामलों की और बात करते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों पर बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। जो हमारे मित्र लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप लोग कम से कम 30 से 35 सुप्रीम कोर्ट के जो वाद हैं उनका जरूर ध्यान रखें कि कौन किससे संबंधित है, कब हुए, क्यों हुए, इस प्रकार के अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। तो मैं पहला जो वाद है उसकी ओर आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ। मेनका गांधी, मेनका गांधी जो संजय गांधी की वाइफ थी, मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया जिसका नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1978 की बात है। मेनका गांधी का भारत सरकार ने पासपोर्ट जब्त कर लिया। आप लोग जानते हैं पासपोर्ट वह दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए जरूरी होता है, और अगर आप पासपोर्ट जब्त कर लोगे तो वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में विदेश नहीं जा पाएगा। भारत सरकार ने मेनका गांधी का जो पासपोर्ट जब्त कर लिया, तब मेनका गांधी ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया, और मेनका गांधी ने जो बतलाने की कोशिश की कि पासपोर्ट जब्त करना मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है, वो भी अनुच्छेद 21 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 1978 का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 बहुत ज़्यादा व्यापक है और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि विदेश जाना चाहता है, कोई व्यक्ति यदि ढंग से विदेश नहीं जा पाएगा तो वो जी भी नहीं पाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। विदेश जाने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के मामले में उसका पार्ट बताया। इससे आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 21 कितना व्यापक है। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ साल पहले की बात है, आधार कार्ड के मामले में, आधार कार्ड के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। आधार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 2017 में डिसीजन दिया था, तब क्या था, जो जज रहे थे उस समय, यूनियन ऑफ द इंडिया का मामला था, और इसका राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल माना। मेरी प्राइवेसी है भाई, मेरी निजता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, या किससे बातचीत करता हूँ, किससे बातचीत नहीं करता हूँ। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, उसकी निजता होती है, और उस निजता को बरकरार रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 के मामले में, आधार कार्ड वाले मामले में क्या कहा, राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल माना। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, सारे मामले आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपने MC मेहता का नाम जरूर सुना होगा। MC मेहता सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और देश भर में पर्यावरणविद के रूप में ये काफ़ी फेमस हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कई सारी ऐसी पिटिशंस ली, ऐसी कई सारी याचिकाएं दायर की हैं जो पर्यावरण के संदर्भ में। आप लोग जानते हैं कि अब पर्यावरण का अध्ययन अनिवार्य हो गया है, शुद्ध पर्यावरण मिलना चाहिए, ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पर्यावरण मिलना चाहिए, और शुद्ध पर्यावरण अनुच्छेद 21 का भाग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चाहे गंगा नदी में प्रदूषण हो रहा है, चाहे यमुना नदी के प्रदूषण की वजह से ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है, चाहे दिल्ली में CNG बसों के बारे में हो, या फिर आज से लगभग 4 साल पहले 1 अप्रैल 2017 को आपने देखा बाइक्स और 2 व्हीलर बहुत बिके। अचानक जो BS 3 से संबंधित जो वाहन थे उन पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। वो भी MC मेहता का ही केस था, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा कि BS 3 के व्हीकल का प्रयोग 2017 से भारत में नहीं मिलेगा। BS 4 का कॉन्सेप्ट आया क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, जो जीने का अधिकार देता है उसका उल्लंघन करते हैं इस तरह के वाहन। तो इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। दैहिक स्वतंत्रता, जीने का अधिकार बहुत ज़्यादा व्यापक है। देखिए, जब मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ और जब मैं ये कह रहा हूँ कि अनुच्छेद 21 बहुत ज़्यादा व्यापक है, तो आपके दिमाग में जब मैं ये कहता हूँ अनुच्छेद 21 बहुत ज़्यादा व्यापक है, तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, तो फिर मरने का अधिकार भी होगा, राइट टू डाई। देखिए, हमेशा ध्यान रखें, हमारा संविधान हमको जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति मरने का प्रयास करता है, आत्महत्या हमारे देश में अपराध मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? स्टेट के अगेंस्ट में अपराध है, राज्य के विरुद्ध अपराध है ये।
अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, मरने का प्रयास करता है, तो उस पर आत्महत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है स्टेट की ओर से। अनुच्छेद 21 आपको जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन मैं इस बात को यहाँ से भी स्पष्ट कर देता हूँ, शायद आप लोगों को आइडिया होगा, आपने नाम सुना होगा एक फीमेल नर्स का, लगभग 45 साल पहले बॉम्बे में उनके साथ एक रेप हो गया था, नाम नहीं बताऊंगा मैं, उनका रेप हो गया था। और कहा गया कि ये जो अधिकार है भाई, जब उनके साथ में रेप हुआ, उनके साथी कर्मचारी ने उसके बलात्कार किया और उसकी वजह से उनको जो चोट पहुंची वो उससे कोमा में चली गई। अब देखिए, जो बात है यूनियन ऑफ द इंडिया का, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, वर्ष 2011 का सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। क्या निर्णय था, थोड़ी सी पृष्ठभूमि में बता रहा हूँ। इस मामले में पिंकी बिरवानी और उनकी एडवोकेट थी, वो उस समय 34-35 साल की थी और इतने ही साल से वो कोमा में। अब देखिए, कोमा में कैसी स्थिति होती है, ना तो जीना है ना मरना है, आपको दिख तो रहा है सब कुछ, लेकिन आपके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, किसी प्रकार की गतिविधि नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो उनकी एडवोकेट थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये जो ढंग से जी नहीं पा रही हैं, आप उन्हें मरने दे दीजिए, मरने दीजिए, आप उन्हें कोई ऐसी टैबलेट दे दीजिए, ऐसा इंजेक्शन दे दीजिए जिससे कि वो सही ढंग से मर सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विशुद्ध व्याख्या की और उन्होंने साफ शब्द में कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला इतना महत्वपूर्ण है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि किसी व्यक्ति को मरना भी दिया जा सकता है, लेकिन कब, किसी व्यक्ति को यदि कोई असाध्य बीमारी हो गई, असाध्य बीमारी का मतलब है जिसके जीने की कोई संभावना ही नहीं है, जिसके जीने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि 4 लोगों का मेडिकल बोर्ड ये लिख कर दे दे कि उनके जीने की कोई संभावना नहीं है, तब ऐसी स्थिति में मरने का अधिकार उसे दिया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उस बाद में मरने के अधिकार को बहुत कम मात्रा में स्वीकार किया। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक है। अब देखिए, आपको याद रहा होगा कि नींद का अधिकार भी है क्या? हाँ, तो सबको नींद का अधिकार भी है भाई, मौलिक अधिकार नहीं है, नींद का अधिकार भी है मौलिक अधिकार। इसीलिए तो जब आपके खनन डाल रहे हैं, आपके ये व्यवधान डाल रहे हैं लाउड स्पीकर, तभी तो उस पर रोक लगाई गई। क्यों रोक लगाई गई? अब देखो, बाबा रामदेव के, आपको याद है बाबा रामदेव को उठाया गया था कहाँ से, मंच से। सुप्रीम कोर्ट ने वहां खुद से इनिशिएट लेते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है, 2 बजे आप उसको उठाकर पकड़कर जेल में डालते हैं, तो आप इसको आधार बना रहे हो कि वह लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो निर्णय देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को गहरी नींद लेने का भी अधिकार है और अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार में उसको भी शामिल किया। इसलिए आप यहाँ पर सही कह रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। मित्रों, फिर वही बात है कि अनुच्छेद 22 को कैसे याद रखें, फिर मैं बताता हूँ। आप इसको भी 2 टुकड़ों में याद रखें। कैसे याद रखेंगे? अनुच्छेद 22 में पहले तो उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार हो रहा है उसके कौन कौन से अधिकार होंगे, इस बात का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 22 में। प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहा है उसे अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। वर्ष 2007 सब इंस्पेक्टर के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हर व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहा है उसे अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। हर व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहा है उसे अपने बचाव में लीगल एक्सपर्ट, वकील से सहायता लेने का अधिकार भी है। और हर व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहा है उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार भी है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। गिरफ्तारी के कारणों को जानना, विधि व्यवसायी से सहायता लेने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार, ये दे रखा है अनुच्छेद 22 में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अनुच्छेद 22 2 टुकड़ों में याद रखना। पहले तो ये 3 बातें याद रखना, और जो नीचे आपको कौन सी बातें याद रखनी है, ये बातें उन लोगों पर लागू नहीं होंगी। इन अधिकारों की जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन्हें डिटेंटिव लॉज, जिन्हें निरोधक कानून में गिरफ्तार किया गया है। अब आप पूछेंगे कि ये निरोधक कानून क्या है? आपने सुना होगा नाम टाडा।
आपने नाम सुना होगा पोटा, ये सब समाप्त किए जा चुके हैं। रासू को, जो मका को, रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये सब वो कानून है, ये सब वो कानून है जिसे हम प्रिटेंटिव लॉज कहते हैं। यदि किसी को निरोध कानून में आप गिरफ्तार करोगे तो उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी कह रखा है कि दुश्मन देश के नागरिकों का पकड़ोगे तब भी ये सारी बातें उस पर लागू नहीं होंगी। लेकिन एक बात मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, यदि किसी व्यक्ति को डिटेंटिव लॉज में भी गिरफ्तार कर रहे हैं तो भी आप उसको कारण मत बताइए, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा आप उसे डिटेन नहीं कर सकते। 3 महीने से ज़्यादा उसे अगर आप नज़रबंद कर रहे हो तब आपको एक कमेटी बनानी होगी और उस कमेटी की अध्यक्षता वो व्यक्ति करेगा जो हाई कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट में जज रह चुका हो या हाई कोर्ट में जज बने रहने की क्वालिफाई योग्यता रखता हो। यदि वो बोर्ड आपको परमिशन देता है तब आप उस व्यक्ति को डिटेंशन रखने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर 3 महीने तक ही आप उसे निरोधक कानून में निरुद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, अभी अनुच्छेद 21A के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 21A कैपिटल ए, याद रखना इसमें कैपिटल ए ही लिखना है हमेशा, स्मॉल ए नहीं करना है। कैपिटल ए लिखने का मतलब ये है कि इसे हमने बाद में जोड़ा है। 21A ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 21A। 21 ये कहता है 21A कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। और 21A जो कैपिटल ए है, 21A का मतलब ये है कि यह एक अपने आप में एक अनुच्छेद अलग से है। और दूसरी बात आप ये भी याद रखना कि कैपिटल ए का मतलब हमेशा यही है कि वो बाद में जोड़ा गया है। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में इसे जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, पहली बात। दूसरा बात, क्यों जोड़ा गया, इसका कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उनके समय में हमारे संविधान की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, दैट वाज संविधान समीक्षा आयोग। इस संविधान समीक्षा आयोग ने यह सिफारिश की थी कि 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। तो 6 से 18 तो नहीं हो पाया, लेकिन उसे कर दिया गया 6 से लेकर 14 वर्ष तक। तो ये सब बातें हैं स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। आज हम लोग मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा की। कल हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। आप लोग इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और हम इसी तरह से आपको एक अलग अलग टॉपिक से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए, जब तक हम दूसरी वीडियो लेकर नहीं आते हैं, हम आपके साथ दूसरी वीडियो तक रूबरू नहीं होते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और आप इतने समय तक हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।